हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस 929 को। कंप्यूटर और रीजनिंग का जो सॉल्यूशन होता है हम इन वीडियोस में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो जिसको जहां प्रॉब्लम है, जिस क्वेश्चन में डाउट था, तो आप अपने डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं इन वीडियोज़ के थ्रू। ठीक, उसके बाद भी किसी को डाउट होता है, जैसे लास्ट एक क्वेश्चन में डाउट था ना 91 वाले क्वेश्चन में, तो 91 क्वेश्चन जो है इसमें डलवा दिया गया, तो फिर से जो उसको समझा दिया जाएगा। इसके बावजूद भी किसी को डाउट होता है यार, तो फिर आप बता सकते हैं। डेफिनेटली जो है नेक्स्ट कोई भी हमारा पार्ट रहता है तो उसमें जो है हम उसको आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, 86 सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो डैश से कनेक्ट दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आपको बताना था यार सर्वर कौन से कंप्यूटर्स होते हैं। तो ये देखिए, इसमें आपके पास इनको क्या बोला जाता है, ये नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात क्या होता है ना कि यहाँ पे होता है आपके पास सर्वर। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि भैया ये है आपके पास एक सर्वर, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया भैया इंटरनेट, और यहाँ से क्या होता है आपके पास बहुत सारे जो आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं वो होते हैं जुड़े हुए। ठीक, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर और तीन कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा मोर देन 3 कंप्यूटर भी इसमें हो सकते हैं। तो एक सर्वर है, ये कंप्यूटर्स हैं। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसने क्या बोला था कि सर्वर में कंप्यूटर होते हैं जो कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये नेटवर्क के थ्रू जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब देखो, मान लो कि अगर आप अपने घर में बैठे हुए हो और अगर आपको डेटा चाहिए है ना, तो यहाँ पे कंप्यूटर में कोई आप बैठे हुए हो तो आपको डेटा चाहिए, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट सर्वर से जो है आपके पास डेटा आएगा। ठीक, और कैसे आएगा, वो नेटवर्क के थ्रू आएगा। ये सारा आपके पास क्या है, एक नेटवर्क की है। तो इसलिए अभी आपके पास आंसर क्या होगा, नेटवर्क हो जाएगा भैया, क्योंकि बिना नेटवर्क के इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। पहली बात। दूसरी बात देखो, क्लाइंट क्या होता है। देखो क्लाइंट क्या होता है ना, ये क्लाइंट आपके जो सिस्टम होता है, मतलब ये समझो कि क्लाइंट आप ही हो। आपके सिस्टम में आपके पास एक वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र पता हुआ आपके पास क्या होता है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट चला पाते हैं। तो आप इंटरनेट चला पाते हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को मंगा रहे हैं, तो आप क्या हो, एक क्लाइंट हो। समझ में आएगी बात। और जहाँ से वो डेटा आ रहा है आपके पास, इंफॉर्मेशन जहाँ से आप तक पहुँचाई जा रही है, वो आपके लिए क्या हो गया, वो आपके लिए एक सर्वर हो गया। बात क्लियर हो गई। तो देखो ये क्या होता है ना, ये एक कंप्लीट एक होस्ट है। सर्वर क्या है, एक होस्ट है, जहाँ से आपको कंप्लीट एक चीज़ें मिल रही हैं, आपको रिट्राइव हो रहा है सारी इन्फॉर्मेशंस। तो वो क्या होना चाहिए इनके बीच में, वो नेटवर्क होता है। क्लाइंट मैंने आपको समझा ही दिया, क्लाइंट तो एक वही व्यक्ति होता है यार जो कहीं से इन्फॉर्मेशन लेता है। इसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में आप जानते होंगे, फ्रिज जैसे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। बस इनके बारे में और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ज़्यादा इसमें आपके प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह इसमें ज़्यादा लगे हुए होते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन देता है। तो यार देखना इसमें दो चीज़ें होती हैं। देखो बहुत सारे लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और इसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यार देखो ना, हार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ट होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना, तो फिर आप कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, क्योंकि फिर ये समझ लीजिए जब हार्ट नहीं तो आदमी कैसे जिंदा रहेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा सिस्टम होता है। तो ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, ठीक, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं और आपके पास जो भी हार्डवेयर होते हैं, इनके बीच में एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कीबोर्ड है, ठीक, और कीबोर्ड के साथ साथ आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर मान लो आपके पास एक टाइपिंग मास्टर है। ये दोनों चीज़ें किस टाइप से कोऑर्डिनेट करेगी, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। क्लियर हो गई बात। तो इसलिए अभी के लिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। इसमें आपके पास पोस्ट एक होती है जिसको पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोला जाता है। खैर इसमें और भी चीज़ें होंगी, तो अभी ज़्यादा जाएंगे नहीं। अभी फिलहाल बस जो चीज़ है एक्चुअल में बस उसे समझना, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। इसी टाइप से आपके पास कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, ये आपके सिस्टम को, यानी जो कंप्यूटर को मैनेज करने का ये काम करते हैं। क्या बोला मैंने, ये कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करते हैं। जैसे आपके पास डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, आपने नाम सुना होगा, जो डिस्क को मैनेजमेंट करेंगे। अब देखो बहुत सारे लोग सकते में आ गए होंगे कि डिस्क को मैनेजमेंट करने वाली बात क्या हो गई। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, ये समझना कि जो आपके सिस्टम के लिए जो है ना फ़ायदेमंद होते हैं या सिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे आपके पास होते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस का काम क्या है कि भैया सिस्टम में कोई भी वायरस ना जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंटीवायरस डालते हैं। ठीक, इसी टाइप से हमारे पास क्या होता है, डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जो हमारे जो डिस्क होती है या फिर हमारा हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है,
उनको जो है फ्रेगमेंट करेगा या फिर उसको मैनेज करने का काम करेगा। हमारे पास डिस्क क्लीनर आते हैं। डिस्क क्लीनर मतलब जैसे नॉर्मली फ़ोन में होता है ना क्लीनर, कि कहीं आपके पास जब डेटा ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो वैसा डेटा होता है जो यूज़लेस डेटा है, जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, आप उसको क्लीन करते रहते हैं क्योंकि हिस्ट्री में भी वो सेव हो जाता है। तो इस टाइप से सिस्टम को मैनेज करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत होती है उसे क्या बोला जाता है, वो हमारे पास होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आएगा, वही जो मैंने बताया आपको, एंटीवायरस आ गए, इसके अलावा ये डिस्क मैनेजमेंट वाले सॉफ्टवेयर आ गए जो मैनेज करने का बेसिकली काम करते हैं। तो इतनी बात शायद आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा देखो डेटाबेस प्रोग्राम होते हैं। डेटाबेस प्रोग्राम जैसे MySQL, ये डेटाबेस प्रोग्राम है, ठीक है। और MS एक्सेस भी होता है डेटाबेस में, और नहीं एक्सेस आएगा इसमें, नहीं आएगा, Oracle आएगा, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा दो नाम याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये डेटाबेस प्रोग्राम मतलब जहाँ पे आपका डेटा वगैरह को जो है आप सेव कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आएगी। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपने कई बार जाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, 88 वर्ल्ड में हेडर छपा हुआ होता है। देखो वर्ल्ड में जो हेडर होता है यार वो सभी पेजों में होता है, ठीक है। वर्ल्ड में हेडर कैसे होता है, देखो ये आपके पास मान लो कोई पेज है, तो इस पेज के आपके एक टॉप वाला होता है, एक बॉटम वाला होता है, ठीक। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सक्षम अकेडमी, ठीक। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो सक्षम अकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास ये जो हेडर होता है और ये जो फुटर होता है ये आपके ना हर एक पेज में आने वाला है। तो फिर आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक पेज में लिख दो, उसको हेडर में चेंज कर दो। हेडर मतलब जो ये टॉप वाला है, ठीक है ना। और एक ये फुटर होता है, फुटर मतलब जो नीचे होता है, वर्ड फाइल में देख लेना आप, नीचे आ जाएगा। तो ये आपको सारे के सारे पेजों पर मिलेगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 कीबोर्ड का वो बटन जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं। तो यार ये क्या होता है आपके पास, ये आपके पास शिफ्ट होता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर यूज़ करते होंगे वो इस चीज़ को जान सकते हैं। यार हमारे पास क्या होता है, शिफ्ट होता है। इस शिफ्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को जो है कैप्स जो है ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप क्या करते हो ना, कैप्स ऑन करते हो, एक बटन होता है आपके पास कैप्स ऑन, ये इस टाइप से। तो इससे क्या होता है, जैसे आप इसको ऑन करोगे तो जो आपके पास स्मॉल ए है तो वो कैपिटल ए में हो जाएगा, मतलब फिर आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। कैप्स ऑन करने पे कैप्स ऑफ कर दोगे तो फिर आपके पास नॉर्मली वो स्मॉल लेटर में लिखना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपके पास, अगर आप शिफ्ट दबा रहे हो ना, तो आप शिफ्ट और ए दबाओगे तो मतलब आपको वहाँ पे कैपिटल लेटर ही वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो लोग कंप्यूटर में काम करते हैं तो वो लोग इसे जानते होंगे। तो इसलिए जो है अभी के लिए आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट वाला जो है इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है। देखो इसको रिडंडेंसी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको रिडंडेंसी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया तो आपको बस ये डायरेक्टली याद ही रखना है कि डेटा खराब ना हो, डेटा नष्ट ना हो, हमारे पास जो डेटा का लॉस ना हो, इसलिए हमारे पास एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास कुछ जो है ये रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और इन रीजनिंग के क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे होने वाली हैं। किसी परिवार में 7 सदस्य हैं जो 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक। और यहाँ पे टी एम का बेटा है, सो एंड सो एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इसको एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसने बोला सबसे पहले किसी परिवार में 7 सदस्य हैं जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, टी जो है एम का बेटा है। तो मैंने कहा जो टी है, मैंने कहा भैया ये टी है और जो टी है वो एम का बेटा है। तो जो है ये m का बेटा हो गया t, तो मैंने इसको यहाँ पे बना दिया m की, मैं मान लेता हूँ m ये है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, t जो है m का बेटा और k का पोता है। इसका मतलब t जो है m का बेटा हो गया, k का पोता हो गया, इसका मतलब k मेरा कहीं ऊपर आ जाएगा, k का पोता होगा, ऑब्वियस सी बात है। m क्या है, एक विदुर है, m एक विदुर है, इसका मतलब m का यहाँ पे कोई भी वाइफ नहीं है। विदुर का मतलब ये तो होता है जिसकी वाइफ नहीं है वो विदुर होता है, ठीक। ये विदुर है। m और r भाई हैं, इसका मतलब ये भाई हैं, इसका मतलब ये m क्या होगा, m आपके पास एक मेल है और ये इसका एक भाई है, कौन है इसका भाई, r। m और r भाई हैं तो हमने इसके भाई को भी बना दिया, ठीक। और इसमें क्या लिखा, और w जो है j की बहू है। अब ध्यान देगा w और j का यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो अभी फिलहाल हम इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। जो कि r की माँ है, ठीक। अब इसको समझना, इसने क्या बोला है, जो w है बोला वो j की बहू है जो कि r की माँ है। हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है, जो ये जो की का मतलब होता है, ये जो कि आपका हमेशा सेकंड के लिए आएगा, इसके लिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। मतलब इसने बोला है कि जो W है वो J की बहू है जो कि R की माँ है। इसका मतलब जो J है वो क्या होगी, R की माँ होगी। जो J है वो क्या होगी, R की माँ होगी, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R की माँ बना देंगे। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, किसको, J को। मैंने क्या कहा, सिंपल बात कही मैंने, ठीक है। W जो है J की बहू है जो कि R की माँ है। इसका मतलब वो सेकंड वाले के लिए जो को हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये J हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये कुछ ऐसे हो गया। और इसने एक चीज़ और बोली थी, जो W है बोला वो J की बहू है, इसका मतलब R की एक वाइफ होगी, ये यहाँ पे
W, इस टाइप से, तभी आपके पास क्या होगा, तब आपके पास जो ये कंडीशन है वो फुलफिल होने वाली है। इसमें क्या आ रहा है, जो W है वो J की आपके पास बहू है, जो कि R की माँ और D की दादी है। ठीक, अब इसको और समझिएगा, इसने D की दादी भी बोला है, इसका मतलब यहाँ पे इनका एक बेटा होगा, बेटी होगी, लेकिन यहाँ पे D भी कोई है, D की दादी ये हो चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बना। अब आपको बताना, तो बताइए D M से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे बोला था किसी परिवार में 7 सदस्य जिनमें 2 विवाहित हैं। देखिए 3 और 3 6 और 7 लोग ये हो चुके हैं। 2 विवाही जोड़े कौन से हैं इसमें, देखो K और J भी यहाँ पे विवाही जोड़े होंगे, ये वाले। तो इस टाइप से जो है बेसिकली ये डायग्राम बन चुका है। अब आपको फाइनली एक ही काम करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि जो D M से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब जो D है वो M का क्या लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जो D है M का क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। तो यहाँ पे भतीजा भतीजी इसका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि M और R आपस में क्या है, भाई है, तो ये भाई का बेटा या बेटी हो जाएगा। लेकिन मुझे एक्चुअल में उसका जो जेंडर है वो मालूम नहीं है, तो इसलिए भतीजा भतीजी में से कुछ भी आ सकता है। ठीक, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये वाला जो कंडीशन होती है ना, ये बहुत पूछता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जो कि का कभी भी ध्यान देखना कि जो कि जो है ये पहले वाले के लिए यूज नहीं किया जाता है, जो कि आपके पास सेकंड वाले के लिए जो है यूज किया जाता है। आई होप कि आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। 92 के बारे में बात करेंगे। Q का अर्थ जोड़ना है बोला, J का अर्थ गुणा करना है, तो हम इसको यहीं पे फटाफट कर लेते हैं। Q का अर्थ हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, Q का अर्थ जोड़ना होता है, तो हम इसको यहाँ पे चले इसको ठीक से लिख लेते हैं। 30 मैंने कर दिया है। देखिए सबसे पहले K का मतलब क्या है, कहीं K लिखा हुआ है, K का अर्थ भाग करना है, तो हम इसको लिख दिया भाग, हमने लिखा यहाँ पे 2। Q का अर्थ क्या बोला इसने, Q का अर्थ जोड़ना बोला है, तो Q को लिख देंगे हम 2, मतलब जोड़ना कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे। J का मतलब हमें यहाँ पे लिखा गया होगा कहीं, J का मतलब गुणा करना है, तो J को हम गुणा कर देंगे, हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। और T का मतलब होता है आपके पास घटाना, तो T को हम यहाँ पे घटा देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 5, कुछ ऐसे। ठीक है, अब बोर्ड मास रूल लगाएंगे। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग कहते हैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑप को सॉल्व करो, उसके बाद सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना होता है। डिवाइड को सॉल्व करने का मतलब 30 से 2 को भाग लगाओ, मतलब कितना आएगा आपके पास 15। ठीक, मतलब 15 + 3 × 6 - 5। अब हमें क्या करना है उसके बाद, देखिए मैं बोल रहा हूँ इसको लगाओ। ठीक है, ये पेपर में पूछता है यू के ट्रिपल एस में, सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब 6 × 3 करना है। अब इसके बाद तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 + 18 आ जाएगा और -5 हो जाएगा। उसके बाद सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर सकते हैं इसमें, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 + 18 हो जाएगा और आपके पास आंसर कितना आ गया यहाँ पे 28 जो है इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, गैराज का संबंध मोटर कार से। अब इसको कैसे समझना है, इसको ऐसे समझो कि भैया मोटर कार कहाँ होती है, गैराज में होती है। इसका मतलब घोड़ा कहाँ होगा, अस्पताल अस्तबल में होगा। ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ है, इसको अस्तबल कर दीजिएगा, अस्तबल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही लिखा हुआ है वो। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप इसको आराम से कर सकते हैं। 94 क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हो गया, देखो ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये प्रथम अर्धांश हो गए। इनको उल्टा लिखना है। उल्टा लिखना है मतलब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी और एच, कुछ इस टाइप से लिखना पड़ेगा। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि अगर बोला प्रथम अक्षांश को आप विपरीत क्रम में लिख दो, तो मैंने विपरीत क्रम में लिख दिया। वैसे हालांकि इन्हें लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं लिखने की जरूरत थी वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि ये वैसे हो जाता है। पर चलिए खैर, जिसको नहीं आता वो ऐसे उल्टा लिख लिया करो। उसके बाद बोला है दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। देखना यहाँ पे वैसे क्या होता है, आपके पास जेड आता है, सीधी सी बात है। यहाँ पे आपके पास एन आता है। ठीक है, तो एन आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ से जब जेड से यहाँ पे काउंट करोगे तो आपके पास जो जेड एन आएगा वो आएगा 13वां नंबर। ठीक, उसके बाद ऐसे काउंट करो, फिर 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 और 19, मतलब 19वें पे आपके पास क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। तो सी जो है इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो ना, कभी भी अर्धांश पूछ लेना तो ऐसे उल्टे करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यार, मैं यहाँ से उल्टा लिखूंगा ए बी सी डी एफ, और अगर यहाँ से ये भी नहीं करना है तो आपको 13 तक पता होना चाहिए कि यार जो एन का नंबर होता है वो 13 पे आता है, क्योंकि 13 ऊपर लिखते 13 नीचे लिखते हैं। तो 13 के बाद आपको क्या करना था, 13 के बाद आपको हमें बताना अक्षरों के विपरीत क्रम में लिखने पर 19वें पे जाना ना, तो 13 के बाद 7 और आगे चले जाओ, मतलब ए बी सी डी ई एफ। ठीक, ये इस टाइप से आप इसको सोच सकते थे। पर चलिए खैर, अभी के लिए इतना जो है याद रखेगा। आगे बात करेंगे 95। विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे है। मतलब भैया विचार कहाँ आते हैं, विचार कहाँ आते हैं, विचार मस्तिष्क में आते हैं, सीधी सी बात है। तो अब आपको बताना है कि बादल का संबंध किससे, क्या साहित्य से, या साहित्य का लिटरेचर से क्या मतलब, बादल से कोई मतलब नहीं है। कविता से है, पोइट्री से क्या मतलब है, बादल का कोई मतलब नहीं है। क्या पानी से है,
पानी से मतलब बन सकता है, लेकिन क्या बादल, जैसे देखो विचार आते हैं मस्तिष्क में, तो क्या हम ये सोचेंगे कि पानी आता है बादल से? ये नहीं। बादल कहाँ होते हैं? आसमान में होते हैं। जैसे विचार होते हैं मस्तिष्क में, वैसे ही आपके पास आसमान में क्या होता है? आपके पास बादल होते हैं। क्लियर होगी बात? तो डी जो है इसका आंसर हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने जो है पानी भी इसका आंसर किया होगा, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सोचने पे डिपेंड करते हैं। अगर आप थोड़ा सा गलत सोच लिया तो फिर काम हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ हमारे पास डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि बोला पी क्यू के उत्तर दिशा में, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। हम क्या बनाएंगे? बोला जो पी है वो क्यू के उत्तर दिशा में है। हमने क्या कहा? जो पी है वो क्यू के उत्तर दिशा में, मैंने क्यू बना दिया। ठीक, मैंने कहा जो पी है क्यू के उत्तर दिशा में है, तो क्यू का उत्तर दिशा ये हो गई, तो पी हमने यहाँ बना दिया ऐसे, तो पी आपके क्यू के उत्तर दिशा में हो गया। तथा जो आर है वो पी के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक, आर कहाँ है? पी के दक्षिण पश्चिम में, तो पी का दक्षिण पश्चिम इधर होगा भैया, इधर दक्षिण पश्चिम इधर होगा, ऑब्वियस बात है। तो कहाँ पे होगा? ये जो आर होगा वो यहाँ पे होने वाला है, तो आर को यहाँ बना दीजिए। ठीक, तथा एस क्यू के उत्तर पूर्व में है। एस कहाँ पे है? क्यू के उत्तर पूर्व में, तो ये आपके पास क्यू है, इसका उत्तर पूर्व कहाँ होगा? इधर होगा, उत्तर पूर्व एस, तो एस आपके पास आ जाएगा भैया कहाँ पे? कहीं इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर पूर्व यहाँ होने वाला है। ठीक है ना, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो इनमें से निश्चित रूप से सत्य कौन सा है? आपको क्या बताना है? एस आर के पश्चिम में। क्या ये बात सही है कि जो एस है वो आर के पश्चिम में है? ये बात बिल्कुल गलत है, ये तो गलत बात है। एस आर के पश्चिम में, एस जो है आर के पश्चिम में नहीं है। पी जो है एस के दक्षिण पश्चिम में, पी एस के दक्षिण पश्चिम में। क्या जो पी है एस के दक्षिण पश्चिम में नहीं है? बिल्कुल, ये तो पश्चिम में हो गया, ये बात भी गलत है। तीसरा देखिए, जो पी जो है आर के उत्तर पूर्व में है, जो पी है वो आर के उत्तर पूर्व में, ये बात बिल्कुल सही है। देखिएगा, जो पी है क्या वो आर के उत्तर पूर्व में नहीं है? क्योंकि आर का जो है पूर्व इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, उत्तर इधर होगा और दक्षिण इधर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उत्तर पूर्व आपके पास यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। तो आपके पास जो पी है वो आर के उत्तर पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुझे, पी जो है क्यू के उत्तर दिशा में, तो हमने सबसे पहले पी जो है क्यू के उत्तर दिशा में बनाया, उसके बाद आर पी के दक्षिण पश्चिम में, आर को हमने पी के दक्षिण पश्चिम में बना दिया। ठीक है, तथा एस जो है वो क्यू के उत्तर पूर्व में है, तो हमने एस को जो है क्यू के उत्तर पूर्व में बना दिया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए इस टाइप से जो है आपका आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? 97, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले हमने कई बार ये क्वेश्चन देखे हैं और मैंने आपको हमेशा कहा यार कि पहले इनकी आपका क्या करनी, क्लबिंग कर लो, या फिर मैं कहता हूँ कि इनकी एक ग्रुपिंग कर लो। ग्रुपिंग में अगर आप अभी देखोगे तो इसमें कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, देखो 17 है। लेकिन अब आप ध्यान देंगे ना, इसमें 17 का तो कोई ग्रुप ही नहीं बनता है, और क्योंकि 17 का ग्रुप नहीं बनता है इसलिए फिर यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें या तो 4-4 की पेयरिंग कीजिए, 4-4 की पेयरिंग करोगे तो फिर एक लास्ट में छूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है और अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पहले देखा हुआ है तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे आप यहाँ पे एक नज़र मारोगे ना, देखो यहाँ पे 2 सी हैं, यहाँ पे ट्रिपल सी हैं। आप एक चीज़ और देखना, यहाँ पे सिंगल ए है, यहाँ डबल ए है। ठीक, आपको एक नज़र आ रहा होगा यार कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है वो कुछ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना अल्फ़ाबेट्स की रिपीटिशन हो रही है, आपको ऐसा समझना है। जैसे अगर हम इसको ऐसे देखें कि भाई मैंने कहा CCBA, ये मैंने एक ग्रुप बनाया है इसका CCBA, उसके बाद 1 2 3 4, फिर मैंने यहाँ पे इसका एक ग्रुप बना दिया, फिर मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 इसका मैंने फिर से CCBA, इसका मैंने फिर से एक ग्रुप बना दिया। कहीं पे कुछ गड़बड़ होगी, 4 का हो गया ये, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। इसका हम बनाते हैं ऐसे BCAA, ओके 4 का बनाया ना, तो हम इसको 4 का बना के चलते हैं। जरा देखते हैं कि हमारे पास आंसर कितना आ रहा है। ये हो जाएगा और लास्ट में ऐसा हो जाएगा। हमने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा यार CC है, BA है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, B कर दिया यहाँ पे, और फिर मैंने कर दिया CA। समझना इस चीज़ को, ठीक है। पहले 2 C किए, उसके बाद 2 B किए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं AA। 2 C हो चुके, 2 B हो चुके, अब AA करेंगे ऐसे, तो ये ऐसा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 A हो चुके, B हो चुका है, C हो चुके, अब फिर से क्या आएगा, CC आएगा ना, तो मतलब ये फिर से क्या आ जाएगा आपके पास, B आ जाएगा। बात समझ में आई? देखो ये चीज़ यहाँ जाके रिपीट हो रही है, सेम चीज़, CCBA, BBCA, AA BC और CCBA। तो ये है आपके पास, देखो
3 के बाद जो है आपका चौथा रिपीटेशन आ रहा है जो सेम पहला वाला था, ठीक है। तो ये इसमें लॉजिक क्या है, ग्रुपिंग कैसे हो रही है, लॉजिकली आपके पास ये ऐसे बन रहा है कि आपके पास पहले एक अल्फ़ाबेट डबल बार रिपीट हो रहा है, फिर दूसरा अल्फ़ाबेट डबल बार रिपीट हो रहा है, फिर तीसरी बार जो है तीसरा अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है यहाँ पे, जैसे ए वाला हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन कहीं है, अगर आप देखोगे बी ए बी, क्या बी ए बी कहीं पे है, आपने देखा बी ए बी, देखो बी ए बी इसमें के पास भी बी ए बी यहाँ पे भी, देखो इसमें और इसमें बी ए बी है, तो अब इसमें कन्फ्यूजन हो गई कि आगे क्या आएगा। अब सोचो यहाँ पे आगे क्या आना चाहिए, देख लो ना, पहले डबल सी था यहाँ पे, ठीक, और लास्ट में ये वाला भी सेम ऐसे बना डबल सी, इसका मतलब इसके बाद कौन सा आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे इसको आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास बी आना चाहिए, समझे समझे। अरे सिंपल सी बात है, ये वाला इसके साथ आ गया, इसके बाद अब यही तो बनेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें बी ए डबल बी, ये ऑप्शन बी जो है आपके पास आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको बात क्लियर हुई होगी। ऐसे क्वेश्चन देखो ना, ऐसे क्वेश्चन आप जब ऐसे क्वेश्चन करते हो, अगर आपने पहले चीज़ें देखी हुई हैं, आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो यार कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है वो बढ़ रहे हैं, समझिए। तो जब अल्फ़ाबेट बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसी टाइप की सीरीज़ बनती है आपके पास कभी। अच्छा, और ये थोड़ा सा ना लॉजिकली और थोड़ा ट्रिकी भी होते हैं, बाकी वैसे तो जो नॉर्मली ग्रुपिंग करते हो आप, सिंगल वाला चलता है, एक आपके पास सिंगल रिपीटेशन, एक डबल रिपीटेशन चलता है, एक सिंगल एक डबल ऐसा भी रिपीटेशन चलता है, तो वो आसान होता है और वो सभी पकड़ लेते हैं। जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है वो यही होता है, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, लेट को ये लिखा गया, बोला वाइट को ये लिखा गया, तो डायल को क्या लिखेंगे। अब इसमें एक चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखना, जैसे देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, इससे पहले लास्ट वाली वीडियो में, कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले कोई लिखा है, दूसरों को लिखा है, तीसरे को क्या लिखा जाएगा। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जो चीज़ें आपको यहाँ से यहाँ नजर आ रही वही चीज़ें यहाँ से यहाँ नजर आएंगी। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे डी लिखा है ना यहाँ पे, तो डी की जगह आप क्या लिखेंगे, आप लिख लेंगे यहाँ पे डी की जगह है ये एंड, ये जो आपको नजर आ रहा है एंड का साइन, ऐसे इस टाइप से। इसके बाद देखिएगा आई को क्या लिखेंगे, ये आई है, आई को हम लिखेंगे यहाँ पे, आई को क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसमें ये साइन यहाँ पे एक छूटा हुआ है, ठीक है, ये साइन छूटा हुआ है, इस साइन में कुछ और है, यहाँ पे साइन और भी नहीं है। चलो खैर ए से ना चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ए लिखा गया है, तो ए को यहाँ क्या लिखा है, परसेंटेज, ठीक है ना, ए को यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, तो ए को यहाँ लिखेंगे हम परसेंटेज। एल को यहाँ पे क्या लिखा गया है, एल को लिखा गया ऐसे डॉलर वाला साइन टाइप में आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे साइन इस टाइप से। अब बताइए क्या यहाँ पे कहीं ऐसा कोई साइन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ना ऑप्शन में मिस्टेक है, हम इसको करेक्ट कर लेंगे, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको मैंने समझा दिया, बहुत सिंपल है, इसमें यही काम करना है। इसमें आप क्या करेंगे, लेट को हमने ये लिख दिया है और वाइट को हमने ये लिख दिया है, इसको क्या लिखेंगे, जो आपके पास यहाँ पे ये लिखे गए हैं सेम एज इनको भी वही चेक कर लेंगे, वही लिख सकते हैं हम इनमें, ठीक है। जैसे ए को ये लिख देंगे, एल को ये लिख देंगे, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिस प्रिंट है, ठीक, तो हो जाएगा, उसमें मैंने आपको समझा दिया कि कैसे लिखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे 99 क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। लड़कों के कतार में अजब बाएं से 7वें स्थान पर है और दयाल दाएं से 9वें स्थान पर, कैसे बनेंगे। यह हमने एक पंक्ति बना दी है ऐसे, ठीक। इस पंक्ति में हमने यार यहाँ से बना दिया है 7वीं पोजीशन में अजय को, तो अजय जी हैं हमारे पास 7वीं पोजीशन में, अजब जी और दयाल जी हैं हमारे पास 9वीं पोजीशन में, तो ये यहाँ से हमारे पास दयाल जी भी आ गए, ठीक है। एक बात आपको क्लियर हुई होगी, और दयाल जी की जो पोजीशन है वो दाएं से है 9वीं, क्लियर। अब इसने में क्या बोला, इसने बोला कि आपको यहाँ पे स्थान परिवर्तित करवाना है इनका, तो हमने इनका स्थान परिवर्तित करवा दिया। तो भाई साहब ये जो व्यक्ति थे और ये जो व्यक्ति थे अब वो यहाँ पे पहुँच चुके, मतलब दयाल जी पहुँच चुके यहाँ पे, अजब जी पहुँच चुके यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे पहुँच चुके तब इनकी पोजीशन भी चेंज हो गई है। अब इसने क्या बोला है, अजब बाएँ से 11वें स्थान पर चले जाता है, तो अजब अब बाएँ से बोले तो यहाँ से अजब हो गया भैया आपके पास 11वीं पोजीशन पे, क्लियर। अब इसने क्वेश्चन क्या बोला है, अजब के प्रारंभिक तथा परिवर्तित जो स्थान है उसके बीच में कितने लड़के हैं। तो इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी अजब की, ये थी आपके पास 7th पोजीशन पे, अब क्या हो चुकी है, अब हो चुकी है 11वीं पोजीशन, क्लियर हो गई बात। तो इन दोनों के बीच में बच्चे कितने, तो 7 और 11 के बीच में कितने बच्चे आएंगे, 8 9 10, यानी 3 बच्चे हो सकते हैं। तो इसलिए आपके पास जो है ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है लास्ट क्वेश्चन, चलिए 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में बोला गया है मनु उत्तर में 40 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है। हम इसको बहुत इजी वे में करेंगे। हमने कहा भैया मनु 40 मीटर चली उत्तर में, तो मैंने लिखा 40 मीटर नॉर्थ, मतलब 40 नॉर्थ लिखा मैंने, ठीक है। हमेशा याद रखना, मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई, इसको प्लस काउंट करना, इसको माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। पूरा पश्चिम, तो अभी नॉर्थ में है पॉजिटिव, ठीक। दाएं मुड़ती और 80 किलोमीटर चलती है, ठीक। दाएं मुड़ने का मतलब जब कोई उत्तर में जा रहा है तो दाएं मुड़ना मतलब पूरब की दिशा में, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे +80 ईस्ट, +80 ईस्ट,
उसके बाद वो पुनः दाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर चलती है। अब देखो कोई पूरब में चल रहा है, दाएं मुड़ा मतलब नीचे की तरफ मुड़ रहा है, मतलब यहाँ पे आपके पास दक्षिण दिशा में, मतलब मैं लिखूंगा -30 साउथ। उसके बाद वो अंत में पुनः दाएं मुड़ा और 80 किलोमीटर चला। इसका मतलब देखो कोई व्यक्ति साउथ में चल रहा है, दाएं मुड़ेगा मतलब वो पश्चिम दिशा में मुड़ेगा, और पश्चिम में मुड़ेगा तो 80 मीटर चलेगा, 80 किलोमीटर चलेगा, मतलब माइनस आपके पास 80 आपके पास आ जाएगा वेस्ट। क्लियर होगी बात। यदि वह इसके अतिरिक्त सीधे 50 किलोमीटर तथा ओके, अब इसके अतिरिक्त वो क्या चल रहा है 50 किलोमीटर और चलेगा, मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि भैया -50 और चला वो वेस्ट डायरेक्शन में, और फिर उसने बोला कि वो बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। इसका मतलब अगेन वो नीचे मुड़ गया होगा, मतलब कौन सी दिशा में, साउथ में। तो हम लिख सकते हैं -10 साउथ। अब भैया यहाँ पे आपके पास कनेक्शन बनाना है, क्या, नॉर्थ और साउथ के बीच में प्लस माइनस होगा, ईस्ट और वेस्ट के बीच में प्लस माइनस होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 40 नॉर्थ है, अब देखो ना एक चीज़ समझिएगा, देखो 30 साउथ है और 10 साउथ है, मतलब 40 साउथ होगा। तो सिंपल सी बात है भैया, आपके पास ये 10 साउथ 30 साउथ, देखो ये आएगा -40 आएगा, इससे आपके पास 40 नॉर्थ कैंसिल हो गया। मैंने अभी बोला है नॉर्थ और साउथ के बीच में कनेक्शन बनाओ, ईस्ट और वेस्ट के बीच में कनेक्शन बनाओ, मैंने ये बोला है। तो ये तो कट जाएगा, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 80 ईस्ट है, इस 80 ईस्ट से 80 वेस्ट कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में आपके पास केवल एक ही नंबर बता है 50, तो इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 50 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कि वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पे था, वो 50 किलोमीटर की दूरी पर रहा होगा। क्लियर है बात। अब इसको वाला जो मेथड होता है ना नॉर्मली घुमाने वाला, उससे भी आप कर सकते हैं, उससे भी आंसर सही आएगा। अच्छा चलिए, इसमें अभी एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन 91 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या था जरा इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में 4 अंक ऐसे हैं जिनके पहले कितने 4 के अंक ऐसे हैं जिनके पहले एक अभाज्य अंक आया है। अच्छा देखो अभाज्य का अंक क्या होता है, अभाज्य मतलब एक ऐसा अंक जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो केवल उसी नंबर से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जैसे 5, तो 5 एक आपके पास एक अभाज्य नंबर है, क्योंकि 5 केवल 5 से ही डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, ठीक। मैंने कहा जैसे 3, तो 3 केवल 3 से ही डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। ध्यान रखना 2 ये भी एक अभाज्य नंबर है, क्योंकि ये 2 से ही केवल डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। मैंने कहा 7 केवल आपका 1 से ही डिवाइड होता है या फिर 7 से डिवाइड होता है। मैंने कहा 9 आपके पास एक विषम नंबर है, ठीक है ना, ऑड नंबर है, क्योंकि सम और विषम में क्या करते हैं, 2 से जो डिवाइड होता है वो सम हो गया, 2 से डिवाइड नहीं वो विषम हो गया। अब इसमें देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि इतने 4 बताने हैं जिनके पहले तो आपके पास एक अभाज्य अंक आया हो। अभाज्य मतलब 5, 3, 2, 7 या आपके पास 9 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अभाज्य अंक 11 भी होता है, लेकिन फिर 11 वाले नंबर नहीं है, 5, 3, 2, 7 में से कोई ना कोई एक अंक होगा इसमें, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखते हैं इसमें ऐसे कितने अंक हैं। चलो अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे 4 से पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, 4 से पहले यहाँ देखो 4 1 4, क्या मेरे पास एक 1 जो है क्या मेरे पास एक प्राइम नंबर है, तो 1 मेरे पास प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, एक अभाज्य अंक में नहीं आता, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। दूसरा देखना 4 से पहले यहाँ देखो ये, तो ये आपके पास जरूर बनेगा। इसने क्या बोला था कि 4 से पहले अभाज्य अंक आना चाहिए और बाद में अभाज्य अंक नहीं होना चाहिए, ओके, तो ये नहीं बनेगा। परसों ना यहीं पे गलती हो गई थी, तो ये वाला भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखो 5 एक अभाज्य अंक और 2 भी एक अभाज्य अंक, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। हमें क्या देखना है, 4 से पहले अभाज्य अंक होना चाहिए लेकिन बाद में नहीं होना चाहिए, हमें ये देखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या ये बनेगा, इसने बोला जिनके पहले एक अभाज्य अंक आया हो, क्या 4 से पहले अभाज्य अंक है, नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। इससे पहले देखो 4 से पहले ये बनेगा, ठीक है। इसने क्या बोला है, जिनके पहले अभाज्य अंक आया हो, मतलब 4 से पहले अभाज्य अंक आया 3, हाँ आया है, और बाद में अभाज्य अंक नहीं है, ये 9 अभाज्य अंक नहीं है, तो ये आपके पास ये है, तो मतलब 1 4 ही आ गया। उसके बाद इसे ध्यान दीजिएगा, क्या ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसने बोला था 4 के अंक से पहले आपके पास एक अभाज्य अंक आया है, हाँ ये ठीक है ना, ये बनेगा ना, ये बनेगा, ठीक, तो ये वाला भी बनेगा, ठीक। 4 अंक से पहले एक अभाज्य अंक आया है और बाद में नहीं आया है, तो मतलब ये भी बनेगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्या ये बनेगा, हाँ ये भी बनेगा। 4 से पहले एक अभाज्य अंक आया है, बिल्कुल आया है 3, और बाद में नहीं आया, तो ये बनेगा। उसके बाद देखना यहाँ पे ये वाला, क्या 4 से पहले अभाज्य अंक आया है, बिल्कुल आया है। क्या 4 के बाद अभाज्य अंक नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया है, मतलब ये भी अभाज्य अंक है, ये भी अभाज्य अंक है, तो ये नहीं बनेगा। हमें ये देखना है कि 4 से पहले तो अभाज्य हो लेकिन 4 के बाद अभाज्य ना हो, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों अभाज्य हैं, इसलिए ये नहीं बनेगा। लेकिन इस वाले केस में ध्यान रखना, कौन सा वाला, यहाँ पे देखो ये वाला भी तो है यहाँ पे, इसमें देखो इसमें पहले 5 अभाज्य है इस 4 से पहले, लेकिन 8 आपके पास अभाज्य अंक नहीं है,
ठीक है ना, यही तो है, अभाज्य अंक नहीं है, तो इसलिए आपके पास ये वाला बनेगा। क्लियर होगी बात? तो ये आपके पास बन रहे हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये वाला, यहाँ पे सेम है, 4 से पहले एक अभाज्य अंक आया है 7, 7 अभाज्य अंक होता है लेकिन बाद में नहीं आया है क्योंकि 6 है वो सम नंबर है, तो इसमें ये भी आपके पास बन जाएगा। और एक आपके पास बनेगा ये वाला, यहाँ पे इसमें क्या है देखो, जिनके पहले अभाज्य अंक आया है, नहीं ये भी नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, दूसरा आपके पास बोला है जिनके पहले एक अभाज्य अंक आया और बाद में अभाज्य अंक नहीं है, तो क्या यहाँ पे ये बनेगा 4 5 4, तो ये तो बनेगा ही नहीं। तो अभी कितने बन रहे हैं आपके पास, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, यानी 5 ऐसे आपके पास यहाँ पे 5 आपके पास ऐसे 4 हैं जिनके पहले एक अभाज्य नंबर है और उसके बाद आपके पास अभाज्य अंक नहीं है, तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 और 5 5। तो इसमें देखना, इसमें देखिए 4 से पहले अभाज्य अंक है 3, बाद में नहीं है, सेम 4 से पहले अभाज्य अंक है और बाद में नहीं है, 4 से पहले अभाज्य अंक है बाद में नहीं है, ठीक। और इसी तरह से सेम 4 से पहले अभाज्य अंक है बाद में नहीं है, 4 से पहले अभाज्य अंक है बाद में नहीं है, तो इस टाइप से आपके पास 5 जो है इसमें इसका राइट आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। एक आपके पास प्राइम नंबर नहीं होता है। क्लियर होगी बात? तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नए सॉल्यूशन वीडियो के साथ।